जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल ने एलसीए तेजस के लिए इंडियन कंपनी के साथ साइन किया अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट करी अपनी बेहद ही महत्वपूर्ण एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। फ्रांस भारत के लिए पेश कर सकता है अपनी बाराकूडा न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का प्रस्ताव। इंडियन आर्मी के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल्स में इस्तेमाल करने के लिए अब डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया 600 हॉर्स पावर का एक नया इंजन। और भारत हो सकता है रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला कस्टमर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हर एक प्राउड भारतीय को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से इस स्वर्णिम विजय वर्ष की ढेर सारी बधाई। और आज का ये दिन खास क्यों है ये तो शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आज का ही वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन इंडियन मिलिट्री के इतिहास में एक और नया सुनहरा अध्याय जोड़ा गया। और हमारे ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि हमारे शौर्य और पराक्रम को कम आंकने की गलती कभी भी ना करें। और हाँ, इसके साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि आज का ही वो दिन है जिसके बाद से 93,000 हमारे सबसे पसंदीदा नंबरों में से एक बन गया है। और क्या आपका भी ये सबसे पसंदीदा नंबर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए आज की न्यूज की शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ। तो हुआ यह है कि भारत की इस पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज एचएएल ने एलसीए तेजस MK1A फाइटर्स के लिए BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ करीब 2400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BEL एलसीए तेजस MK1A प्रोग्राम के लिए करीब 20 तरह के सिस्टम्स को सप्लाई करेगी। और ये 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2023 से 2028 तक के लिए है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BEL एलसीए तेजस MK1A के लिए जो सिस्टम सप्लाई करने वाली है तो उसमें क्रिटिकल एवियोनिक्स लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, नाइट फ्लाइंग LRUs और ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल हैं। और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए ये किसी भी इंडियन कंपनी के लिए एचएएल की तरफ से प्लेस किया गया अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इन 83 तेजस MK1A फाइटर्स के लिए BEL जो सिस्टम्स को सप्लाई करेगी तो ये ऑर्डर्स BEL की 2 अलग अलग डिविजन्स द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जिसमें से एक डिवीजन है बेंगलुरु में और दूसरी है हरियाणा में। और इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड आइटम्स हैं उन्हें BEL एचएएल को रेडी टू बोर्ड कंडीशंस में डिलीवर करेगी। और सप्लाई किए जाने वाले सिस्टम्स की खास बात यह है कि इन्हें भारत में ही स्वदेशी तौर पर अलग अलग लेबोरेटरीज द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसके साथ एक अपडेट यह है कि भारत का जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV रुस्तम 2 है उसे बहुत ही जल्द इंडियन आर्म फोर्सेस को हैंड ओवर किया जा सकता है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि आने वाले कुछ हफ्तों में जो ये रुस्तम 2 है ये अपनी 30,000 फीट की फ्लाइट सीलिंग के माइलस्टोन को भी हासिल कर लेगा। तो बता दें कि इसके साथ एक अपडेट यह है जिसमें डीआरडीओ ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि करीब 2 महीने के अंदर रुस्तम 2 की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किए जाने के बाद ये इंडियन आर्म फोर्सेस को हैंडओवर किए जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा था कि जिस हिसाब से डीआरडीओ एक के बाद एक टेस्ट कर रही है तो उससे तो मानो ऐसा लग रहा है कि डीआरडीओ भी फुल मूड में है और आगे इस साल के खत्म होने से पहले और भी कई सारे टेस्ट होने की संभावना जताई गई है। तो बता दें कि अब वो जो संभावना है वो काफी सच होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज डीआरडीओ ने एक बार फिर से अपने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR टेक्नोलॉजी का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और आज जो टेस्ट किया गया है ये डीआरडीओ की इस SFDR टेक्नोलॉजी का चौथा टेस्ट है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी बता दें कि ये SFDR टेक्नोलॉजी वो है जिसके विकसित होने के बाद भारत अपनी खुद की लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को विकसित करने में सक्षम हो सकेगा। और जो इस कैटेगरी में आने वाली दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल्स जैसे कि MBDA की मीटियोर इन सभी मिसाइल्स को टक्कर भी देगी। और बाकी इस SFDR टेक्नोलॉजी का जो आखिरी टेस्ट था उसे इसी साल मार्च के महीने में आयोजित किया गया था और आज एक बार फिर से इसका सफल परीक्षण आयोजित किया गया है। और हाँ, बाकी अगर आपको इस SFDR टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जानना है तो हमने इस पर भी करीब 3 साल पहले तब वीडियो बनाई थी जब इसका पहला परीक्षण किया गया था। तो आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बस इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको आसान शब्दों में एक लाइन में समझाना हो तो हम बस ये कह सकते हैं कि भारत की जो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है उस मिसाइल की परफॉर्मेंस को अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो फिर उसके लिए हमें इस SFDR टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया एक नए तरह का हेक्साकॉप्टर जो कि 6 घंटे तक नॉन स्टॉप एरियल रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशंस को अंजाम दे सकता है। तो BEL की तरफ से उनका ये ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है, जिसे इंडियन एयरफोर्स अपने एयर बेसिस को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इन सबके साथ एक और अपडेट है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ही इंडियन आर्मी के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल्स को पावर देने के लिए डीआरडीओ की एक प्रीमियर लेबोरेटरी जिसका नाम है CVRDE फुल फॉर्म हुई कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
तो इस लेबोरेटरी द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए 600 हॉर्स पावर के इंजन को सफलतापूर्वक कल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है और CVRDE ने इस इंजन को अशोक लीलैंड की पार्टनरशिप के साथ बनाया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, तो उसके बावजूद भी अशोक लीलैंड की मदद के साथ इस इंजन को रिकॉर्ड टाइम में डेवलप किया गया है। और बता दें कि अशोक लीलैंड इस इंजन की डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है। और ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ है कि भारत के कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए अब हम अपने स्वदेशी इंजन को इस्तेमाल करेंगे। और भारत के स्वदेशी इंजन की खास बात यह भी है कि ये कॉम्पैक्ट है और वजन में भी हल्का है। और इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए तो DRDO को बधाई तो बनती है। और इस बधाई के साथ इस वीडियो को आपका लाइक भी बनता है। वैसे अगर आज की वीडियो में 93,000 लाइक्स हो जाते तो फिर कमाल ही हो जाता, पर फिलहाल हम इतनी उम्मीद कर नहीं रहे। हाँ, वो आप पर है कि अगर आप चाहें तो ये टारगेट पूरा हो भी सकता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से भी स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड किया गया है कि इंडियन नेवी के पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। और साथ ही कमेटी की तरफ से ये भी सुझाव दिया गया है कि भविष्य के एक्विजिशन प्लान्स में कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाना चाहिए। और जबकि इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने ओपिनियन में ये भी कहा है कि हमारे दोनों तटों की सुरक्षा के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। और जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज यानी कि अपनी परिचालन संबंधी कमियों को कवर करने के लिए उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़े वॉरशिप्स होते हैं तो उन पर रिपेयरिंग का जो कार्य होता है वो भी एक लंबी प्रोसेस होती है। तो इसलिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब यह है कि हमारे पास हर समय कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ऑपरेशनल कंडीशंस में रहेंगे। और इसीलिए कमेटी का ये कहना था कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक ऐसी जरूरत जो कि अनिवार्य है और उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की इस अपकमिंग भारत यात्रा के दौरान फ्रांस की तरफ से भारत के लिए उनकी बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, और वो भी मेक इन इंडिया एलिमेंट के साथ। और ऐसा आपको बता दें कि फ्रांस के रक्षा मंत्री आज भारत पहुंच जाएंगी और इस दौरान वे अपने भारतीय काउंटर पार्ट यानी कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग भी कंडक्ट करेंगी। और इस दौरान फ्रांस की तरफ से केवल न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन ही नहीं बल्कि रफाल फाइटर के नेवल वेरिएंट यानी कि रफाल M का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। इसके साथ एक अपडेट ये भी सामने आया है कि बांग्लादेश जल्द ही भारत से डिफेंस रिलेटेड आइटम्स को इंपोर्ट करेगा, और वो भी भारत द्वारा दिए गए $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। और इन इक्विपमेंट को फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत इंपोर्ट किया जाएगा। और इसके बारे में जानकारी देते हुए भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से बताया गया है कि ऐसे कई सारे इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करेगा। भारत सरकार द्वारा हमारे मौजूदा इंडियन आर्मी चीफ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और ये वो पोस्ट है जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की निधन के बाद से खाली पड़ी थी। और मीडिया सोर्सेज की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि जब तक कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है तब तक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज में सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट करके पुरानी प्रैक्टिस को ही फिलहाल फॉलो किया जाएगा। और आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के निर्माण से पहले इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज में जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते थे उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया जाता था। और चूंकि अभी के समय इंडियन आर्मी चीफ ही सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं तो इसलिए उन्हें यह पद दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि CDS पोस्ट से पहले हमारे देश में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही हुआ करती थी और इस कमेटी में इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज के प्रमुख शामिल होते हैं। और CDS पोस्ट से पहले यही कमेटी ही इंडियन आर्म फोर्सेज के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। और इसलिए अभी 8 दिसंबर को जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो उस घटना की वजह से एक बार फिर से इस पुरानी प्रैक्टिस को कुछ समय के लिए फॉलो किया जाएगा। और अब कुछ समय के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज के बीच तालमेल को सुनिश्चित करने का कार्य चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि तमिलनाडु में जो चॉपर क्रैश वाली घटना हुई थी जिसमें हमने उस हेलीकॉप्टर में सवार अपने सभी पर्सनल को खो दिया था, तो इस घटना की जांच के लिए जो एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी चलाई गई थी तो इसके बारे में एक अपडेट सामने आया है जिसमें ANI ने कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी है कि CDS चॉपर क्रैश वाले मामले की जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी है उसके अगले 2 सप्ताह के अंदर कंप्लीट होने की उम्मीद है। और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस इंक्वायरी को इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट चॉपर पायलट एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह हेड कर रहे हैं और इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर भी शामिल हैं। और ये इंक्वायरी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ही हमें मालूम पड़ पाएगा कि आखिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कैसे। भारत और रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर पहले से ही टेंशन लेकर घूम रहे अमेरिका को अब लग रहा रशिया ने अमेरिका को एक और नई टेंशन देने की तैयारी करी है। क्योंकि हुआ यह है कि अभी हाल ही में रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं
कि उनके लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के पहले फॉरेन बायर के तौर पर भारत हो सकता है। और एक रशियन टीवी चैनल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक बार हमारे ट्रूप्स को ये सिस्टम डिलीवर किए जाने के बाद फिर इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वालों की लिस्ट में भारत पहला नाम हो सकता है। अगर भारत रशिया के इस एडवांस आर्मामेंट को खरीदने में कोई दिलचस्पी दिखाता है तो, यानी कि उनके कहने का सीधा सा बस यही मतलब है कि अगर भारत रशिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है तो फिर भारत को ये सिस्टम देने में रशिया को कोई भी आपत्ति नहीं है, और भला आपत्ति होगी भी क्यों। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान हमारे फोर्सेस ने 2 और इंसानी रूपी सुअरों को हॉरिफाइड कर दिया है। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और इसी के साथ समय हो गया है आज के इतिहास का। तो आज का इतिहास तो कुछ ऐसा है जिसे कोई भी प्राउड भारतीय कभी भी भूल नहीं सकता है, क्योंकि आज के दिन 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। और एक छोटा मोटा सरेंडर भी नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया भर में अभी तक का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर है। लेकिन आज 1971 वॉर के दौरान भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पहले आज के दिन 1971 में बसंतर की लड़ाई में भारत के परमवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हुए थे किया गया। और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के शौर्य और पराक्रम का अंदाजा भी इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने इस लड़ाई में अकेले ही पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए थे। और हाँ, अगर आपको भारत के इस परमवीर के बारे में जानना है तो हमने इस बैटल ऑफ बसंतर पर एक खास वीडियो पहले बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बस आपको YouTube पे सर्च करना है बैटल ऑफ बसंतर डिफेंस स्क्वाड। और जबकि आज के दिन इस 1971 वॉर के दौरान कैप्टन SS वॉल्कर भी अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये 1971 वॉर के दौरान लड़ी गई उन लड़ाइयों में से एक है जिसमें इंडियन आर्मी ने हमारे निकम्मे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को उनके घर में घुसकर मारा था। और हाँ, बाकी आज ही का वो दिन है जब एक नया देश बांग्लादेश बना। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।